जी हाँ, तो आप भी यदि पढ़ना चाहते हैं 11th का मैथ्स तो जुड़ जाइए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आप मुझे देख रहे हैं भारतीय कुणाल पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे स्टार्ट 11th के मैथ्स के साथ में चैप्टर 1। जी हाँ, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है सेट्स। जी हाँ, सेट थ्योरी बोलते हैं इसको, समुच्चय सिद्धांत बोल सकते हैं। जी हाँ, ये बिना कंसेप्ट के नहीं बनता है क्वेश्चन। जी हाँ, जॉर्ज कैंटर, जी नाम सुन रहे हैं पहली बार, और आपने सुना होगा जॉर्ज कैंटर के बारे में। तो जॉर्ज कैंटर ने इसके बारे में बहुत कुछ खोजा था। आज के डेट में अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आपको सेट थ्योरी जरूर पढ़ना चाहिए। अगर सेट थ्योरी का ज्ञान आपके पास नहीं होगा तो आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। जी जैसा कि मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि जॉर्ज कैंटर, जी हाँ नाम जैसा कि आप सुन रहे हैं, मेरे पास बुक है। यदि आपके पास में एनसीईआरटी किताब हो, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये एक बुक है और ये एनसीईआरटी की बुक है। और एनसीईआरटी की बुक आप लोग ले लीजिए, यदि आपके पास हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, अगर चैप्टर 1 में जाइएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि जॉर्ज कैंटर जो थे जर्मन आपको मैथमेटिशियन थे, और सेट थ्योरी जो होता है आपको एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है जिसकी मदद से आजकल ज्योमेट्री हो, चाहे आपको सीक्वेंसेज हो, प्रोबेबिलिटी हो, या जितना भी एक्सेट्रा वगैरह आपको ब्रांचेज है मैथ्स का, अधिकतर में आपको सेट थ्योरी का यूज बेसिक हो गया है। क्योंकि इस यूज से कोई मैथमेटिक्स का ब्रांच जो है, अधिकतर ब्रांच बचा नहीं है, तो आपका इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो देखिए, नाम है जॉर्ज कैंटर, ये न जॉर्ज कैंटर है ये। और जॉर्ज कैंटर ने क्या किया था, खोजा था किसके बारे में, आपको सेट थ्योरी को डेवलप किया था। ये आपको थ्योरी ऑफ सेट्स जो है, सेट थ्योरी बोलते हैं इसको डेवलप किया था। अब क्या डेवलप किया था, क्या सेट्स होता है, क्या चीज़ होता है, देखिए बता देते हैं आपको जानकारी के लिए कि सेट थ्योरी जो होता है वो आपको a collection of well defined distinct object, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नॉन एज सेट। सेट क्या है भाई, तो सेट क्या है, समुच्चय आपको किसी भी ऑब्जेक्ट्स का एक वेल कलेक्शन होता है। और वो वेल कलेक्शन कैसे होगा भाई, तो वो जो वेल डिफाइंड होंगे तभी। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उसके मतलब अच्छी तरह से परिभाषित हो। अच्छी तरह से परिभाषित का मतलब समझो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 से छोटी आपको प्राकृतिक संख्या बताना है, मतलब कि अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आप बोलोगे कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे करके 9 तक हो जाएगा। तो देखो, ये कहने से आप क्या सोच लिए, लेकिन आप जरा सोच के देखो, मैं आपसे बोलूँ कि सबसे ज़्यादा खतरनाक, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, उसका एक लिस्ट बनाना है। देखो, आप ये नहीं कह सकते किसे मोस्ट में डालोगे, आपको ये मालूम नहीं है वेल डिफाइंड है क्या, नहीं है, ये नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे बोलूं कि वेल्ड बेस्ट सिंगर, माने एकदम बेस्ट सिंगर बोला जाए, वेल हटा दीजिए, बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, क्या किसे बोलोगे। देखो बाबू, फिल्म फेयर अवार्ड नहीं है कि जिसे मन किया उसे दे दिए। हाँ, चाचा का लड़का मूवी बना रहा है तो उसे एकदम सीने अवार्ड से नवाज देंगे, ठीक है। ये सब यहाँ नहीं चलता है, ये सेट से भाई, ठीक है। ये आज का बॉलीवुड नहीं है कि जिसे मन किया उसे उठा के हीरो बना देंगे, जिसे मन किया उसी हीरो को उठा के सुशांत राजपूत बना देंगे। तो भैया ये सेट्स है, और सेट्स में क्या होता है भाई, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट्स नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड एक्टर हो, चाहे मोस्ट टैलेंटेड आपको सिंगर हो, चाहे मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हो, ये सब सेट्स में नहीं आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे अगर सेट्स लिखना हो तो सेट्स को कैसे लिखा जाता है वो बता रहे हैं। आपने नाम सुना होगा इसका, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं या मिडिल ब्रैकेट या ब्रेसेज बोला जाता है। और इन ब्रेसेज के अंदर में, ठीक है, किसी नंबर को रखा जाए तो ये आपको सेट्स हो जाते हैं। अब देखना ये है कि सेट्स को जो इंडिकेट करते हैं वो इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर से,
यानी सेट इज इंडिकेटेड बाई, या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है सेट्स का वो होता है यूजिंग कैपिटल लेटर। बट इफ ए बी सी देन दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी अगर ए बी सी लिखा हुआ है कॉमा का यूज करके ब्रेसेज के साथ में, तो अगर ब्रेसेज के अंदर यानी मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो जो कि कॉमा के साथ हो तो उनको बोला जाता है एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हैं, जैसे यहां लिखा हो गया ए, तो ए इज द सेट, ठीक है, इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ ए बी सी। बात समझ आ रही है ना। इफ यू राइट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट दे दे और लिख दे यहां ए ई आई ओ यू, इट मीन्स बी इज द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। वॉवेल्स जितना भी वॉवेल्स है अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में, उन सभी का कलेक्शन है ये। तो ये होता है सेट्स। यानी सेट क्या होता है भाई, तो सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, और वो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब भी समझिए जरा कि अगर आपको एक फिर एक और फिर एक हो तो ये कोई सेट्स नहीं है, इसको इसका मतलब है कि एक ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और बात आपको बता दें कि अगर यहाँ पे आप डिस्प्लेस कर देते हो, इसको स्थान परिवर्तन कर देते हो, CBA कर देते हो, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ए ही रह जाएगा। यानी कॉमा से अगर क्या करते हैं, एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं, उसके स्थान को बदल देते हैं, प्लेसेज को ऑर्डर से डिसऑर्डर कर देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सेट्स ही रहेगा। तो सेट्स को किसने डेवलप किया, जॉर्ज कैंटर ने। और जॉर्ज कैंटर ने इसको डिफाइन, देखिए डेफिनेशन इसका वेल डिफाइन, इसका एक गुड डेफिनेशन कुछ नहीं है इसमें, बस इतना जान लीजिए कि वेल डिफाइंड। अब क्वेश्चन पूछने लगेगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, कलेक्शन क्या है, ये सब तो क्वेश्चन का अंत नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है। क्या क्यों अगर स्टार्ट कोई कर दे और आंसर ना सुने तो वो क्यों पूछते रह चला जाएगा, और वो कभी क्यों खत्म होने वाला नहीं है। जैसे कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, आप देखिएगा कि अगर कोई टीचर उनको मार देते हैं तो वो क्यों स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ग्रेविटेशन मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो ग्रेविटेशन कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, तो ऐसे होता है, फोर्स लगता है, तो फोर्स क्यों लगता है, तो क्योंकि दो ऑब्जेक्ट से मास होता है इसलिए अट्रैक्शन फोर्स है, तो क्यों मास है। तो अपने क्वेश्चन में खत्म नहीं होगा, उनका क्यों 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 करते रह जाएंगे। अब बताइए छोटे बच्चे को सिखाना होगा, बताइए अगर क्यों क्यों करने लगे तो क्या सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। अगर आपने क लिखा, आप सपोज करो क लिखे, यहाँ क लिख दिए, चाहे जी मैंने लिख दिया, मैं बोल रहा हूँ जी है, तो बोल रहा है कि ऐसे क्यों लिखेंगे, ऐसे क्यों नहीं मोड़ देंगे, तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा। जो बच्चा पूछ रहा है ना क्यों, वो खुद गुस्सा हो जाएगा, उसे सिखाने को बोल दिया जाए तो नहीं सिखा पाएगा भाई। क्यों का आंसर सारे लोग मिलके भी नहीं दे पाएंगे, इतना ना क्यों है कि वो क्यों नहीं हटेगा, आपको सुनना पड़ेगा उस आंसर को, आपको एक बार कहीं ना कहीं जाके संतुष्ट होना पड़ेगा, नहीं तो ये वर्ल्ड भी इन्फिनिटी है, इसमें आप घूमते रह जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे बात। तो ये हो गया, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। एक और बात बता दें आपको जानकारी के लिए, एक सिंबल है, इसका नाम है एपिसिलोन, ठीक है, एपिसिलोन सिंबल है, एपिसिलोन जी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है ए, तो हम ऐसे लिख रहे हैं कि ए ऐसे लिख दिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए, क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होता है ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इट मीन्स ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, वेयर ए इज अ सेट है और ए जो है एलिमेंट है। और इस सिंबल है, सिंबल का नाम देखो मैंने लिख दिया है, एपिसिलोन होता है। और एपिसिलोन जो होता है ग्रीक का एक अल्फाबेट है, वो भी एक लेटर है, जिस कारण से अगर मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे कलेक्शन है ABC का, अगर डी बोला जाए, डी ऐसे अगर कर दिया जाए, तो जैसे कि ये आपको क्या है, ये आपको क्या है, आपको मतलब कि एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट नहीं है तो यहाँ क्या कर देंगे, ऐसे काट देंगे। जब ऐसे काटेंगे तो इसे बोलेंगे डी डज नॉट बिलोंग टू ए। डी जो है डज नॉट बिलोंग लगा देंगे यहाँ पे, केवल डज नॉट बिलोंग, मतलब कि डी जब ए का एलिमेंट नहीं हो तो उसे डी डज नॉट बिलोंग पढ़ते हैं। बात समझ आ रही है। अब यहाँ समझना है आपको, समझना क्या है कि अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर कलेक्शन होता है तो उसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन का मान लीजिए कि रेशनल नंबर कलेक्शन होता है, इसे q से इंडिकेट करते हैं। अगर रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे r से इंडिकेट करते हैं। अगर इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे z से इंडिकेट करते हैं। अगर प्लस q होगा तो प्लस q रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस r रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस z रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्लस q जो होता है आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्लस r जो होता है पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और प्लस z जो होता है पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि व्हेन यू राइट
कैपिटल N, then you have to use a symbol that is called braces और curly bracket, then you can use 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यानी ये जो हो गया कलेक्शन होगा किसका, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। Q से रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज को, रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर जैसे कि मान लीजिए आपके पास में 1 है, -1/2 है, फिर 1/4 है, इस टाइप का जो भी नंबर होगा वो सब आपको कलेक्शन हो जाएगा किसका, रेशनल नंबर का। तो ये सब आपको कलेक्शन को याद रखिएगा। N से नेचुरल नंबर हो जाता है, Q से हो जाता है आपको रेशनल नंबर, R से हो जाता है रियल नंबर, Z से होता है इंटीजर, जेलिन वर्ड से बना है ये। प्लस Q का मतलब होता है पॉजिटिव आपको रेशनल नंबर, प्लस R का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर और प्लस Z का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही हो। जॉर्ज कैंटन ने डेवलप किया, एपिसिलॉन बोलते हैं इसको। ये ग्रीक का एक अल्फाबेट है। ए जो है सबसेट है ए का, इसलिए इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए। अगर डी आपको सबसेट नहीं एलिमेंट बोलिए, अगर डी ए का एलिमेंट नहीं है तो डी डज नॉट बिलोंग टू ए पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब होता है डी जो होता है ए का एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट का हिंदी यहाँ अवयव से लिया जाता है, ठीक है। इतना पढ़ लिए। इतना पढ़ने के बाद किसी भी सेट को दो प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉर्म में लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रोस्टर फॉर्म है, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को है टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को लिखेंगे, दोनों को समझेंगे। पहले इसको आप उतार लीजिए और इसको सही से समझिएगा। वीडियो को पॉज मत करिए, लगातार देखते रहिए और कॉपी जरूर लेके बैठिएगा ताकि कॉपी पेन से आप पढ़ाई कर सकें, ठीक है। मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बताया जा रहा है आपको सेट का। नहीं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका ये बता दें आपको कि दो तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म तो आपने देखा है, आपको शायद याद आ रहा है कि नहीं, मैं लिखूंगा तब समझ जाइएगा। जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूं कि a = 2 4 6 8, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। यानी अगर एलिमेंट्स को डायरेक्ट ब्रेसेस का यूज करके, कॉमा का यूज करके लिख दिया जाता है तो वो रोस्टर फॉर्म होता है। लेकिन अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि ए हो गया और ब्रैकेट में लिख दिए x सच दैट x = अब ये किस फॉर्म में, इसका फॉर्म बनाना है। तो क्या आपको ये फॉर्म कैसा लग रहा है, ये 2n का फॉर्म में लग रहा है क्या। वेयर n जो होता है बिलोंग्स कर रहा है n को, वेयर करके लिख देंगे हम, वेयर n जो होता है वो आपको बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे n जो होगा वो आपको किसके बराबर होगा, बराबर होगा ये 1 के, 1 से बड़ा है उसके बराबर भी है, और ये आपको 4 के बराबर भी है। यानी ये जो हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसी का सेट बिल्डर में देखिए, बिल्डर में क्या होता है कि जैसे सेट बना है ना, उसी सेट का फॉर्म लिख देना है। आप ध्यान से देखिए थोड़ा एक बार और। जैसे लिखा है a = 2 4 6 8, अगर कॉमा का यूज करके और आपको करली ब्रैकेट का यूज करके अगर आप एलिमेंट्स के डायरेक्ट एलिमेंट्स को ला के लिख दे रहे हैं तो वो उसका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में जाते हैं, आप उसको बनाते हैं, तो वहां पे एक सच डेट x लिखना होगा। ये इसको सच डेट बोलते हैं, ऐसा की, सच डेट याद रखिएगा, SUCH, जी हाँ सच डेट है, ये सच डेट है। देखो भाई होता क्या है ना कि आप बहुत लोग इसमें से क्या करते हैं कि पटना चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, छपरा चले जाते हैं, भागलपुर चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। उनको लगता है क्या कि इससे निकलेंगे ना तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। हम मानते हैं अच्छे टीचर हर जगह मौजूद हैं, लेकिन आपका ये सोचना बहुत गलत है कि आपको यहाँ पे विलेज में अच्छे टीचर नहीं हैं, ठीक है। देखो भाई मेरे को ये लगता है ना कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी आदमी अगर बच्चे अच्छे से समझा दे, नहीं हम जो समझना चाह रहे हैं अगर क्वेश्चंस बना ले रहे हैं तो वो बढ़िया है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, हमको ये लगता है। आपको क्या लगता है, आपको खूब अच्छे से मटेरियल दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ये टाइप करके दे रहा है, वो टाइप करके दे रहा है, आपको बनाने 4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 4 क्वेश्चन लिख के दिया जाए, आपको बनाने आ ही नहीं रहा, तो क्या समझे हो, क्या पढ़े हो, क्या पैसा बर्बाद किया, तो आप ही जानते हो। तो एक सब्जेक्ट x जो होगा 2n होगा। अब n क्या है भाई, तो n जो है 1 से माने बड़ा है, बराबर भी है, और 4 से छोटा है, बराबर भी है। तो अगर 1 यहाँ रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे, 4 रखोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 में 1 से 2 करोगे 2 आ जाएगा, 3 से करोगे 6 आ जाएगा, 4 से करोगे 2 से करोगे 4 आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें, तो ये क्या है भाई, ये आपको ये है और ये है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज आपको 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्या कह रहा है देखते हैं।
और उसको बनाने का अभ्यास करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में यदि आप पढ़िएगा तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स, कौन सा सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर, आंसर ही जस्टिफाई करना है। मैंने बताया आपको वीडियो के पहले में ही कि यदि कोई भी करेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का तो उसे सेट्स कहा जाता है। आपको शायद मैंने बता भी दिया था कि अगर कुछ भी आपको वेल डिफाइंड नहीं हो तो वो सेट्स नहीं होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाला जो भी आपको ईयर में मंथ आता है सभी का कलेक्शन चाहिए। तो आपको तो एकदम मालूम है कि जे से जनवरी हो जाएगा, अगर फरवरी आता तो ये तो जे से नहीं होगा, मार्च भी नहीं होगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो होगा आपको क्या होगा, वेल डिफाइंड, यानी ये आपको सेट्स होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। 2 नंबर कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप किसे टैलेंटेड बोलोगे? आप टैलेंटेड बोलने का कोई आपके पास वेल डिफिनेशन नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई आपको मशीन नहीं है जिस पे आप रख दो और ये पता चल जाए कि टैलेंटेड राइटर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये जो हो सेट्स नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का आपको 11 बेस्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि कौन किसे बोलेंगे कि बेस्ट है, ये तय नहीं कर सकता। ये भी आपको क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं है। फिर आप मत समझाना कि हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। देखिए सबका रिकॉर्ड है, किसी का कैच लेने में है, किसी का स्कोर बनाने में है, किसी का शतक पूरा करने में, किसी का अर्धशतक में ज़्यादा है, तो ऐसे नहीं होगा। उसके बाद से टीम ऑफ 11 बेस्ट वाला नहीं होगा, 2 नंबर भी नहीं होगा, 3 नंबर नहीं होगा। 4 नंबर देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं ये आपको मालूम है, ये रजिस्टर में भी मेंटेन रहता है, ये हो जाएगा, वेल डिफाइंड है। 5 नंबर भी वेल डिफाइंड है, 6 नंबर भी वेल डिफाइंड है, आपको 7 नंबर भी वेल डिफाइंड है, लेकिन 8 नंबर जो है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन इस चैप्टर, ये भी वेल डिफाइंड है। कितने क्वेश्चन है मालूम है? 9 नंबर एक बच जाता है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल किसे कहेंगे ये तय नहीं कर सकते हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिया है a इक्वल टू दिया है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि a जो है आपको दिया है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कह रहा है कि इसमें आपको 2 प्रकार का सिंबल यूज करना है, एपिसिलॉन और एपिसिलॉन नॉट, ठीक है, ये सिंबल यूज करना है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको 5 जो है वो आपको एलिमेंट है a का, यानी 5 बिलोंग्स टू a। क्या 5 बिलोंग कर रहा है? जी हाँ बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग अगर कर रहा हो, देखिए अगर इसमें 5 जो है इसका एलिमेंट हो तो आपको इसका यूज करना है। अगर नहीं हो, जैसे कह रहा है कि 8 जो है ये सिंबल है, नहीं 8 इसमें है ही नहीं है तो ये सिंबल यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? 0 भी नहीं है तो 0 नहीं है तो ऐसे कर देंगे यूज। उसके बाद से मान लीजिए 4 है तो 4 है तो ऐसे कर देंगे। उसके बाद से 2 है तो ऐसे कर देंगे। उसके बाद से 10 नहीं है तो ऐसे कर देंगे। ये जो होता है यानी 5 बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए, 4 बिलोंग टू ए और 2 बिलोंग्स टू ए और 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है, ये याद रखना है। अगर एलिमेंट नहीं हो तो डज नॉट बिलोंग टू ए कर देना है, अगर हो तो बिलोंग्स टू ए कर देना है, ऐसे समझ लीजिए। 3 नंबर कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है रोस्टर फॉर्म में, तो देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि अगर यहाँ दिया है 3 का 1 नंबर क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, रोस्टर फॉर्म में मतलब होता है कॉमा का यूज करना है, ब्रैकेट का यूज करना है, ऐसे लिखा है। कह रहा है कि एक सब्जेक्ट x जो है एक इंटीजर है और जहाँ पे -3 और ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, माने -3 का मतलब होता है -3 आएगा, उससे बड़ा होगा -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 नहीं होगा। 7 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 बराबर नहीं है, केवल 7 से छोटा चाहिए, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। ऐसे ही इसका बी नंबर है। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना है, फटाफट देखते चलिए। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सब्जेक्ट x जो है नेचुरल नंबर है लेस देन 6 से, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेचुरल बोला इसलिए 1 से स्टार्ट किए हैं। 2 डिजिट नंबर कह रहा है, इसका 3 नंबर, ये आपको 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। 3 नंबर कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है सच दैट की सम ऑफ डिजिट जो है 8 है। 8 का मतलब होता है कि जोड़ने पर उसका 8 आ जाता है। जैसे आप स्टार्ट करते हैं 7 1 हो जाएगा, 71 1 7 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, ऐसे ही देखना है 6 2 2 6 सब हो जाएगा, ठीक है, 8 0 0 8 ऐसे। फिर से आपको 4 नंबर कह रहा है कि एक सब्जेक्ट x जो है प्राइम नंबर है विच इज डिवीजर ऑफ 60 है, 60 का डिवीजर, तो 60 का डिवीजर 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है। ऐसे ही आपको प्राइम नंबर चाहिए, देखो प्राइम नंबर है, कोई भी अदर नंबर मत लेना, ठीक है, तो ऐसे बनेगा।
बना कर ट्राई करो, कमेंट बताना कि आपसे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए इसके बाद में 3 का ही 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 तो हो गया था, 3 का ही 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में जो भी लेटर्स हैं सभी का यहाँ सेट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ई, तो ई लिख देंगे, और यहाँ ट्राइगोनोमेट्री का सेट बनाना है तो टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा ट्राइगोनोमेट्री, एम हो जाएगा, ई हो जाएगा, आर हो गया है, वाई हो जाएगा। ये सभी जो हो गया आपको ट्राइगोनोमेट्री का क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद से 5 नंबर क्वेश्चन, इसका ही 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 का कि एफ जो है वो आपको बेटर का सभी लेटर्स का बनाना है। तो ऐसे ही बेटर का बी कर दीजिएगा, ई हो जाएगा, टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये जो होगा ये भी आपको हो गया। देखिए रिपीटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कलेक्शन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन नहीं। जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब क्या करना है, इनको सेट बिल्डर में लिखना है। देखो भाई सेट बिल्डर में लिखना है, यही थोड़ा खतरनाक हो जाता है, बच्चों को यही समझ में नहीं आता सेट बिल्डर में कैसे लिखें। और मैं आपसे बोलूँगा कि आप क्या करिए, अभ्यास कर सकते हैं। देखिए मेरे साथ एक फॉर्म बनाना है, किस फॉर्म में लग रहा है, क्या चीज़ का फॉर्म है ये, तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्या इसे लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पे 3n, और n जो होगा उसे कर देंगे आपको बिलोंग्स टू n, और लिख देंगे वेयर n जो होगा वो आपको मतलब कि n जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा, बड़ा कर दें 4 के बराबर, और आपको 1 से बड़ा और बराबर, ठीक है, ऐसे। इसका मीनिंग ये हुआ कि n जो है वो 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है। इसका मीनिंग हुआ कि 4 से छोटा है, ठीक है, और 4 के बराबर है। तो 1 2 3 4 इसमें आ गया। अब यहाँ पे 1 रखिएगा तो 3 आ जाएगा, 2 रखिएगा तो 6 हो जाएगा, 3 रखिएगा 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। ऐसे ही दिया है 2 4 8 16 32, इसका हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a इज इक्वल टू, ए लिखिए चाहे बी लिखिए, b इज इक्वल टू आप कर दीजिए यहाँ पे x सच डेट x इक्वल टू 2 के पावर n, ठीक है। फिर ऐसे ही कर लेना यहाँ पे n जो होगा 5 रखने में 32 आएगा भाई, तो सबसे हाईएस्ट है 5, और 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा तब जाके आएगा 2, ठीक है। ऐसे ही आपको 3 नंबर है, कह रहा है कि 5 25 125 625, तो x सच डेट x इक्वल टू यहाँ पे रख लेंगे 5 के पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा 1, ऐसे n, ऐसे कर देंगे 4, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, ये आपको सी हो गया। ऐसे ही आपको 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर वो आपको दिया हुआ है डी, कह रहा है 2 4 6 है। 2 4 6 का मतलब होता है x सच डेट x इज एन इवन नंबर, ये इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर कह रहा है 1 4 9 100, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 4 9 100, इसका मतलब है कि x सच डेट x जो है वो इक्वल टू है आपको n स्क्वायर के। n जो होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर, और 10 के बराबर होता है, 10 के बराबर, क्योंकि 10 का स्क्वायर करिएगा तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। ये सब जो मैंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म एकदम समझना है। सेट बिल्डर फॉर्म ही असली फॉर्म है भाई, ये लिखना आसान है। जैसे कि आपको 3 नंबर जो था ना, 3 नंबर पहले से दिया हुआ है आपको सेट बिल्डर में, उसे लिखना है रोस्टर में, तो आप रोस्टर में लिख लो 6 क्वेश्चन है, उसे सेट बिल्डर में फिर लिख लो, तो इस तरह से 6 क्वेश्चन हो गया। बाकी ये फिर 5 दिया है, 5 फिर ये हो गया 10, हो गया 12, ठीक है। उसके बाद फिर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन में फिर क्या करना है कि ये दिया हुआ है आपको सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर से फिर रोस्टर में चेंज करना है। आइए चेंज कर लेते हैं रोस्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख लिया तो मिटा देते हैं। देखिए एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म जो है वही मेन है, ठीक है, सारा दिमाग उसी में लग जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर 5 का 1 देखिएगा, 5 का 1 कह रहा है ना कि सभी को एलिमेंट्स को क्या करना है, लिस्ट करना है फ्लोइंग सेट्स में। देखिए पहला जैसे कह रहा है कि ए जो है वो क्या होगा, कह रहा है एक्स सब्जेक्ट एक्स है जो ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है भाई, तो कोई भी ऑड नेचुरल नंबर उठा लीजिए, जैसे 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, कलेक्शन कर लेंगे ऐसे करके,
2 नंबर इसका देखिएगा तो ये कह रहा है कि एक सब्जेक्ट x जो है वो इंटीजर है -1/2 और x 9/2 के बीच में। तो -1/2 और 9/2 तो देखिएगा तो ये 4 पॉइंट कुछ होता है, यानी 4 और ये इंटीजर बोला है ना, तो ये हो जाएगा आपको -1/2, तो ये हो जाएगा किसके बीच में आता है 0 पॉइंट, यानी 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2 3 और 4। ये जो होगा कलेक्शन होगा किसका, इसका, ठीक है। माइनस के 1 के पहले भी कुछ आता है क्या, ये कितना होगा भाई 0.5 होगा। जैसे ऐसे देखोगे आपको समझ में आएगा, जैसे -1 हो जाएगा, -1 से भी ये क्या है छोटा लग रहा है ना, छोटा लग रहा है इधर, तो ये इसके पहले तो होगा नहीं, -1 के इधर ही जाएगा ना, तो 0 आएगा, उससे कोई ये ना है। उसके बाद से आपको नंबर 3 में जैसे कह रहा है कि x स्क्वायर जो है 4 से ऐसे कह रहा है भाई, x स्क्वायर जो है ऐसे दिखा है, तो इसका मीनिंग देखो क्या होता है, +-2 होता है जब ऐसे जाएगा तो, ठीक है। तो इसमें +2 -2 से स्टार्ट करेंगे, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये कलेक्शन जो हो गया, ये कलेक्शन इसका हो गया। उसके बाद 4 नंबर जो हो गया लॉयल का हो गया। लॉयल में आपको कर रहे हैं क्या, आपको सीधे लिखेंगे ऐसे, L कर देंगे, O कर देंगे, Y कर देंगे, A कर देंगे, ठीक है, फिर L दोबारा डालेंगे नहीं। कह रहा है ई में कह रहा है कि 31 जो नहीं है उस सब का लिस्ट बना लेना है। जैसे ई में 31 जिसमें नहीं आता है लिस्ट बनाना है, फरवरी हो जाएगा FEB फरवरी, ऐसे ही नाम लिख दे जिसमें 31 डेज का नहीं हो। सबको मालूम होना चाहिए कि इसको लिखने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल हो जाएगा APR, ठीक है, अप्रैल हो गया यहाँ पर, मई, जून लिख देंगे, ऐसे ही सितंबर हो जाएगा, ऐसे ही नवंबर हो जाएगा, ठीक है, सितंबर हो जाएगा, ऐसे ही नवंबर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में के से प्रीसीड्स आपको कॉन्सोनेंट लिखना है। तो के से प्रीसीड लिखना है, यानी ABCD के तक आता है ना भाई, तो ABCD EFG HIJK के तक, देखो B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, F हो जाएगा, G हो जाएगा, H हो जाएगा, J हो जाएगा, ये सब यहाँ लिख दीजिएगा, हो गया काम कंप्लीट। लास्ट एक क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इसको क्या करना है, इसको मैच करना है। मैच करने से पहले देखिए, मैच जब भी करिए तो मैथमेटिक्स एगो 3 नंबर है, उस 3 नंबर का जो होगा 3 का D हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में लिखा है D नंबर में कि एक सब्जेक्ट x जो है वो मैथमेटिक्स का एक लेटर है, तो सिंपल बात है, हो जाए लेटर। उसके बाद से 2 3 दिया, तो 2 3 जो है आपको क्या है भाई, तो 2 3 जो है आपको प्राइम नंबर है और ये डिवीजर है 6 का, तो इस 3 का A हो जाएगा, ठीक है, यानी आपको मैथमेटिक्स 3 का हो जाएगा, आपको D 3 का D होगा। ये क्वेश्चन हो गया 6। उसके बाद से आपको 2 का हो जाएगा आपको A, ठीक है, 1 3 5 7 9, ये आपको क्या हो जाएगा, <10 हो जाएगा नेचुरल का, यानी 4 नंबर का आपको हो जाएगा B, ठीक है। और फिर 1 नंबर का हो जाएगा आपको डिवीजर है, नेचुरल नंबर भी है, 1 2 3 6 इधर नेचुरल नंबर है, और 6 का डिवीजर भी, यानी ये हो जाएगा C। यानी ये हो गया आपको चैप्टर कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। यदि आप में से किसी भी आदमी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और ये वीडियो बिना किसी बकवास के, ठीक है कैरिमिनाटी नहीं फॉलो करेंगे भाई, बना हुआ है, ठीक है। ज़्यादा भाषण देना नहीं है, बिकॉज भाषण आप लोग बहुत सुनते हैं, पढ़ाई से मतलब रखिए। आधे घंटे में ये पूरा आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज से पहले जो भी आपको टॉपिक्स आ रहे थे सारे के सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ सुधार करना हो सुधार हम कर लेंगे। वैसे गर्मी बहुत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।